बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। सबसे पहले आपको ये खबर दे देते हैं कि एशियन एथलेटिक जो चैम्पियनशिप है ना, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान को पहुंच गए हैं और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीत कर लाए। बड़ी बात है माशाल्लाह। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है, बड़ी अचीवमेंट है, तो हमें बड़ी खुशी मनानी चाहिए। अरशद नदीम साहब जो हैं उन्होंने पहले भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, मेरे शो पे भी आए थे और अभी भी वो जो है ना पूरी दुनिया में अपना नाम जो है वो रोशन करके आए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना मई के महीने की, तो ये महीना पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा गुजरता है। सबसे पहले जो इंडिया को जो हमने शिकस्त दी, मज़ा चखाया, वो भी देख लें आपके सामने। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी जो सक्सेस है, जिसमें हमने एक पैगाम भी दिया दुनिया को कि हम कोई टेररिस्ट शेड मुल्क नहीं है, ना कोई ऐसी स्टेट है, जिससे पूरी दुनिया को ये पता चला कि जिस तरीके से हमने प्रूफ किया, हमने जवाब दिया, क्योंकि सिफारती लेवल पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायल किया। ये बड़ी बात होती है, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे ममालिक में गए, उन्होंने वहाँ पर जाके भी उन ममालिक के जो तुर्की, अज़रबैजान, ईरान और सऊदी अरब वग़ैरह जैसी जो कंट्रीज़ हैं, ममालिक जो हैं, वो रशिया को भी शामिल करूँगी, इन ममालिक ने भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का जो वादा है वो किया है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। जिन ममालिक से ये इंडिया हमें दूर करना चाहता था, आज वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, हमें प्रॉमिसेस दिए हैं। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर मई के महीने में यही जो अरशद नदीम वाला जो गोल्ड मेडल है वो हमें पाकिस्तान में मिला है इनकी वजह से, और है तो पाकिस्तान का, पाकिस्तानी जो बंदा है, नुमाइंदा है, वो जीत कर लेकर आए। ये भी हमारे मई के महीने का। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मई के महीने की कैलकुलेशन अगर आप करें तो ये हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए सक्सेस वाला महीना है। और आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा मौजू है पहला, कि जो हमारे बाइकर हजरात हैं नाज़रीन, उनमें ये होता है ना कि आंधी हो, तूफ़ान हो, मट्टी उड़ रही हो, बाइक पर जाते हैं तो आँखों में जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपके लग रही होती हैं। सबसे ज़्यादा तो मट्टी, ठीक है। फिर हवा में और भी ऐसे जरासीम होते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को धूप भी बहुत लगती है वाइल दे जस्ट ड्राइविंग बाइक। अच्छा, अब कुछ लोगों को जलन शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के अगर तिनका, मट्टी, रेत कुछ उड़ गई है तो उससे भी आंखों में इरिटेशन या फिर सूजन हो जाती है। तो उसके लिए क्या एहतियात हैं, किस तरीके से जो हमारे जितने बाइकर भाई हैं वो किस तरीके से एहतियात के साथ और अपनी सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ बाइक चला सकें और उनकी आंखों में ऐसी चीज़ों कोई मसले भी ना हो। तो हमारे पास एक मेहमान मौजूद है, डॉक्टर सना जहांगीर हैं। पहले भी हमारे शो पे मधु हो चुकी हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए हमने आज इनको मधु किया है कि इनसे सारे वो सवाल करेंगे। तो ये शो आपके लिए जितने बाइकर लोग हैं, अब तो लड़कियाँ भी बाइक चला रही हैं, मस्ट वॉच दिस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सना? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? ग्रेट। चले जी, बाल लंबे कर लिए आपने? आपने छोटे कर लिए? मेरे छोटे कर लिए, आपने बड़े कर लिए हैं। साथ चलना था आपने? हाँ नहीं, अगली दफ़ा बस ट्रिमिंग करा के आएंगे। वाह जी। सना जी, मुझे बताइए, ये जो बाइक चलाते हैं हमारे जितने हजरात भाई वगैरह, इनको ये सारे इश्यूज़ होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, तो किस तरीके से बचा जा सकता है? जरा प्रिकॉशंस पे डायरेक्ट बात करते हैं जी। अच्छा, ऐसे है कि जब हम बाइक पे बैठे हुए तो हम पूरी तरह एक्सपोज्ड होते हैं, हमारी बॉडी भी एक्सपोज्ड होती है और हमारी आंखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होती हैं। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। अब मैं बहुत सारे अपने पेशेंट्स को यही मशवरा देती हूँ कि आप ग्लासेस यूज़ किया करें। हार्ड प्लास्टिक की ग्लासेस अवेलेबल होती हैं जो कि अगर खुदा न खास्ता टूट भी जाएँ तो आपको उस तरह डैमेज नहीं करती जिस तरह शीशे की ऐनक डैमेज करती है। एक तो वो आपको तेज़ हवा से बचाती है, दूसरा ये कि हवा के अंदर जो मौलिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें डस्ट है, पोलन है, इवन स्मॉल इंसेक्ट्स, उनसे आपको बचा लेती है। लेकिन बिलफर्ज अगर आपकी आंख में कोई चीज़ चली ही गई है तो उसके सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो ये कि आप आंख को पानी से वॉश करें, सिंपल टैप वाटर से वॉश करें और उसके बाद अपने किसी भी करीबी आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। किसी और दवाई को इस्तेमाल करने से पहले आंख को चेक ज़रूर कराएं।
कभी कभी आँख के अंदर छोटे छोटे इवन इंसेक्ट्स के पर विंग्स मौजूद होते हैं जो कि एक मुसलसल इरिटेशन कॉज करते हैं और उनकी वजह से आपकी आँख में इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाती है, तो उनको अच्छा, निकालना अक्सर ज़रूरी अगर है। वैसे भी आंधी तूफान चल रहा हो जी। तो आंखों में जो सच कोई अगर चीज़ कोई चली गई, पार्टिकल चला गया, अब उसके आंख में चला गया सपोज, जी। अब आम आदमी के तो समझ में कुछ नहीं आएगा। आपने एक चीज़ जी। तो पानी वाली बता दी, मगर अभी आंधी तूफान वाली जो मिट्टी और कोई पार्टिकल अगर आँख के अंदर है तो उसको क्या बताना है, सिर्फ पानी या फिर कुछ और भी कोई प्रिकॉशंस? सबसे पहले तो पानी बताना है, बिकॉज पानी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें तो वैसे ही निकल जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके आँख के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ जाके चिपक सकती हैं या छुप सकती हैं। आपको आपके किसी अटेंडेंट को, घर वाले को आँख के अंदर की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी विदाउट अ मशीन। वो मशीन जो होगी वो हॉस्पिटल में ही होगी, तो ज़रूर चेक करवाइए। तो ये कोई ऐसा डेंजर हो सकता है अगर कोई पार्टिकल आँख के अंदर रह जाए और इरिटेट कर रहा हो जी। और जैसे हवा के ज़ोर से अगर कोई आँख के अंदर ऐसे कोई रेत मट्टी कोई चीज़ हिट कर जाती है जी जी। तो फिर तो क्या आँख भी डैमेज हो सकती है? बिल्कुल कोई हो इसका सकती है। पर्दा इतना नाजुक होता है? जी, जो आँख की आगे वाली पुतली है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होता है और उसकी शफाफियत हमारी नज़र के लिए वाइटल है, यानी उसकी शफाफियत अगर हमने खो दी तो हम बिनाई खो सकते हैं। अच्छा। इसलिए बहुत बेहतर होता है कि उस चीज़ को निकाल दिया जाए, बिकॉज़ वो एक फॉरेन बॉडी है आपकी आँख के अंदर जिसकी असल में कोई जगह नहीं है। उसके इर्द गिर्द लगी हुई जरासीम आपकी आँख के अंदर बैठ के एक पूरा जिसे कहते हैं ना कोहराम मचा सकते हैं, तो उनको निकाल देना ही आपकी आँख के लिए बहुत बेहतर है और ये वक्त पे निकल जाए तो बेहतर है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इसको इग्नोर करते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी आँख के अंदर कोई चीज़ चली गई और आपने वॉश किए बगैर उसको मल दिया। आपके एक अर्ज होती है कि आपकी आँख में कोई चीज़ है, आप उसको रब करें ताकि इरिटेशन कम हो जाए। उसकी वजह यह है कि आपकी आँख का जो सफ़ेद पुतली है, कॉर्निया है, वो आपकी बॉडी पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा हसास पार्ट है, जिसमें छोटा सा बाल भी अगर लग जाए तो आपको लग जाता है पता, पानी निकलने लगेगा, आँख लाल हो जाएगी, आँख खोली नहीं जाएगी। यही सारे सिम्टम्स आपकी आँख में तब भी आएंगे जब आपकी आँख में कोई डस्ट पार्टिकल चला जाएगा या कोई भी फॉरेन बॉडी चली जाएगी, जैसे कोई इंसेक्ट है या कोई और चीज़ आपकी आँख में चली गई। दूसरा ये कि हमारे जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर कोई आपकी आँख में चलते फिरते कोई जिसे हम वेजिटेटिव मैटर कहते हैं, कोई डंडी लग गई है या कोई पत्ता लग गया है, उसके अंदर और किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, देख लें कि ये क्या चीज़ लगी है, आपका पेशेंट आपको हिस्ट्री पे वैसे भी कुछ ना कुछ बता पाता है, तो फिर हम उसके हिसाब से दवाई देते हैं। दवाई हमेशा किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करें। जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं जो आपको ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल हैं, वो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करने में कोई डैमेज नहीं है, आपको कोई हर्ज नहीं है। अच्छा सना, आर्टिफिशियल टीयर्स पे हम आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? विल बी राइट बैक। आज हम आंखों के ऊपर बात कर रहे हैं, किस तरीके से कौन से प्रिकॉशंस जो बहुत ज़रूरी होते हैं स्पेशली फॉर द बाइकर्स। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, वेलकम बैक। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। और बेटा खामोश हो गए तो मैं आगे शो। बेटा आओ, इधर आ जाओ, आओ। क्या करना है बताओ? मैं लाइव कर रही थी, बातें करनी, क्या मसला है? कर लूँ? से सॉरी, लाइव सॉरी। अच्छा चलो, सो सॉरी बिकॉज मेरी टीम जो है ना तो अपने में इतनी मगन है कि मेरा तक उनको होश ही कोई नहीं। अच्छा डॉक्टर सना, हम ये बात कर रहे थे कि अब आँख के अंदर ये जो चीज़ें चली जाती है, जिसमें एक जब कोई मिट्टी या कोई कचरा चला गया, बाइक चलाते हुए भी सबसे पहले बंदा आँख मलता है, ऐसे ऐसे मलता है। अब आँख के अंदर पार्टिकल्स और मिट्टी के पीसेस हैं, तो जब हम आँख को रब करते हैं तो उससे कोई इरिटेशन हो सकती है? फ़ौरन रब कर लेते हैं, अब होता ही यही है जी। वो ये रिफ्लेक्स है ना आपका जो आगे की पुतली कॉर्निया जैसे ही टच होगी, आपकी ह्यूमन रिफ्लेक्स है कि आपने वो क्लियर करना है, क्योंकि आपकी वो सेंसिटिव पार्ट है, आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है फ़ौरन, और आप चाहते हैं कि आपको उससे रिलीफ मिले। लेकिन होता यह है कि जैसे आप विंड स्क्रीन के ऊपर अगर विम मार के उसको अच्छा सा रगड़ दें, हाँ। और उसके बाद जो आपकी विजन ख़राब होती है वो वैसे ही ख़राब होती है जैसे आपकी विंड स्क्रीन पे किसी ने स्क्रैचेस मार दिए हैं। दूसरा ये होता है कि जब उसके आगे की सरफेस इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ रबिंग, तो उसके ऊपर जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, यानी कि उसकी नेचुरल सारी की सारी जो लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं और वो जगह फिर खुल जाती है इन्फेक्शन पकड़ने के लिए। इसलिए ज़रूर हम एजुकेट करना चाहिए सारे बाइकर्स को, ऐसे सारे लोगों को जो इवन पैदल भी चल रहे होते हैं, कि अगर बिलफर्ज आँख में कोई चीज़ चली ही गई है तो आँख को रब ना कीजिए,
उसको पानी से वॉश कर लें, दैट इज़ मच बेटर, वो भी आपको बहुत रिलीफ दे देता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से भी तो होता है कि आंख जैसी हम हल्का सा रब करें तो चीज़ निकल आती है ना बाहर, जी जी। तो लोग इस वजह से भी तो कर रहे होते हैं। अब उस टाइम पे फ़ौरन जब कोई आंख के अंदर जब हमारे कोई चीज़ जाती है, हम घर बैठे हुए भी होते हैं, हमारे पास पानी दस्तियाब होता है, मगर बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सबसे पहले जो आंख रब करते हैं ना, इसका कोई, या तो आप कोई सोल्यूशन ऐसा बता दो जो आंख में हम ड्रॉप डाल दें, जो ये बाइकर जो साथ लेके निकले पॉकेट में। देखिए, आर्टिफिशियल टीयर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको रेकमेंड की जा सकती है, जो आप अपने पास रख सकते हैं, सेफ है, इसके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो एक चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए कि बोतल हर वक्त साफ़ कंडीशन में होनी चाहिए। दूसरी बात है कि एक दफ़ा आप बॉटल को ओपन कर लें तो 6 वीक्स बाद उसको डिस्कार्ड करना मस्ट है, क्योंकि फिर वो अंदर से कंटेमिनेट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, 4 to 6 वीक इज़ द टॉप लिमिट, जिसके बाद आपको वो बॉटल डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए एंड यू शुड गेट अ फ्रेश बॉटल। अच्छा, और जैसे ये आंख के अंदर कोई बग चला जाए, कोई ऐसी मक्खी चली जाए, मच्छर चला जाए, एकदम से डंग मार के निकल जाता है ना, शाम के टाइम पे मच्छर भी चला आता है जी जी बिल्कुल, मोस्टली लोगों के सुनने में, तो इसके लिए भी कोई हल बताइएगा ज़रा। देखिए, इसके लिए हल तो कोई नहीं है, क्योंकि ये तो बैठे बिठाए वारदात हो जाती है। वारदात ये वारदात ही है जो आपके कॉर्निया के ऊपर फिर जाती है। तो इस वारदात से तो आप मच्छरदानी लगा के ही बच सकते हैं कि मच्छर आपके इर्द गिर्द इतने ना आए। लेकिन देन अगेन अगर आपकी आंख में चला गया, आपको नजर फिर भी नहीं आना। उसमें मच्छरों का मौसम तो है, कितना बुरा लगे, बंदा इतना अच्छा तैयार हुआ है तो मच्छरदानी चारों तरफ लगा के यार कैन यू इमेजिन। अच्छा, तो जो अब मच्छरदानी, क्योंकि चौकीदार वगैरह जो होते हैं हमारे, फिर शाम के टाइम पे ऐसे बाहर जो हमारे गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी के लोग होते हैं, स्ट्रीट्स वगैरह पे भी आपको पता है लोग बैठे, उनको तो ये इश्यूज होते हैं मच्छर वाले। अब हम लोग ने तो ये सुना है कि मच्छर डंग मार के चला गया, अब मच्छर घुस जाता है, डंग मार देता है, ये क्या एग्जैक्टली क्या करता है? देखिए, मच्छर आपकी आंख में जाके डंग मारने के पोजीशन में नहीं रहता, फिर उसकी वजह ये है कि आपकी आंख के अंदर ना फ्लूइड होता है, पानी होता है आगे वाले हिस्से में। अच्छा, वो जाता है, उसका यूजुअली पूरी बॉडी नहीं भी रहती, उसका कोई बॉडी पार्ट रह जाता है अंदर। अच्छा, यानी कि वो इंजर होके गिर जाता है, पूरे का पूरा बहुत कम है जो रिटेन हो जाए। हाँ, तो उस बॉडी पार्ट को निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, जो हम बैठ के आराम से निकाल देते हैं। और वो क्या कॉज कर सकता है अगर ना निकले? देखिए, ये तो क्या कॉज क्या कर सकता है? आपको कंटिन्यूस इरिटेशन कॉज कर सकता है, पानी कॉज कर सकता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसलिए आप उसको रख नहीं सकते हैं। इनमें से किसी भी सिम्टम को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी मुसलसल आंख से पानी आना, धूप ना बर्दाश्त होना, ये चीज़ें आपको केयरफुल और कॉशियस कर देती हैं इस चीज़ से। आंखें लाल हो जाना, आंखें पूरी खुल ना पाना, इन सारी सिचुएशंस को आपको फ़ौरन एड्रेस करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर ये सिर्फ एक आंख में हो रही हैं। अच्छा, अब मेरे कुछ ऐसे भाई हजरात हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना शुरू कर दिए, बिकॉज चश्मे से बच के ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उनको फील होता है कि अब कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लिए, इट्स इजी टू सर्वाइव। तो अब इस सिचुएशन में जो बाइक चला रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इज इट इजी, ओके रख सकते हैं, या उसको भी बार बार निकाल के वॉश करना है, धोना है? अगर आपकी आंख में कोई चीज़ जाने का खदशा हो गया है तो आपके पास एक्चुअली हर कॉन्टैक्ट लेंस वेयर के पास अपना केस और सोल्यूशन होनी चाहिए। ऐसी सिनेरियो के अंदर आपको अपना कॉन्टैक्ट लेंस निकाल देना चाहिए बाहर बिफोर यू स्टार्ट वॉशिंग योर आई। उसकी वजह यह है कि एक तो वो कॉन्टैक्ट लेंस डिस्प्लेस हो जाता है, दूसरी बात यह है कि अगर उस कॉन्टैक्ट लेंस की सरफेस के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है तो ज़रूरी नहीं कि वो पानी से वॉश हो पाए। आखिरी सवाल, कुछ लोग अपनी आंख को थोड़ा सा चिट्टा करने के लिए करते हैं ना, ड्रॉप डालते हैं तो आंख का जो साइड वाला एरिया है वाइट वाला, वो थोड़ा सा चिट्टा हो जाता है। तो कुछ लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है, वो लोग कहते हैं हम फ्रेश ही तब लगते हैं जब ये आंख के अंदर डालते हैं। कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं ब्राइडल्स को शूट्स पे, और ऐसे भी लोग जो है ना सुबह सुबह फ्रेश लगने के लिए, ये रातों को लड़के जागे हो, नशा तमाशा किया हो, ठीक है, तो पेरेंट्स को पता ना चले तो घर में भी वो ड्रॉप डाल के आ जाते हैं। तो इज दैट ओके, इज दैट सेफ टू? मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट आपको समझ तो आ गई चिट्टे करने वाली आंख की दवाई। जी जी, लेकिन दिस इज़ वंस इन अ वाइल कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हैबिट ना बनाइए, बिकॉज इसके अंदर जो 2-3 केमिकल्स होते हैं, उनमें से एक तो आपकी आंख की ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, इनको सुकेड़ देता है, तो आपकी आंखें टेम्परेरी वाइट हो जाती हैं। अच्छा, इसलिए होती है? जी, और एक इसके अंदर थोड़ा सा माइल्ड स्टीरॉयड भी होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कंटिन्यूस बेसिस पे यूज़ करने लग जाएं तो इनका असर भी ख़त्म हो जाता है। एंड देन पीपल यूज़ इट मोर, यानी कि एक दफ़ा में एक कतरा नहीं, बहुत सारे कतरे डालने लग जाते हैं, तो वो फिर आपको काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अच्छा, ये तो मुझे तब पता चला जब मैं ये शूट्स वगैरह पे जब मुझे लोग लगाते थे ना, तो एक आंख मेरी कभी बड़ी हो जाती थी, एक आंख छोटी, क्योंकि एक में ज़्यादा ड्रॉप, कभी एक में कम, फिर ड्रॉप भी बराबर करता है ना, वो बराबर कोई नहीं होती, और एक आंख ऐसे फट जाती है बिल्कुल।
अस्तगफुरुल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा गाइड किया हमें। तो प्रिकॉशंस जो है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेहतर है ना कि अगर आपको कुछ हो जाए, कोई आप एहतियात ना करें, कोई चोट लग जाए, कोई ज़ख़म हो जाए या कोई मसला हो जाए, तो एहतियात इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके की एहतियात बताइए उसको फॉलो कीजिए, अपनी आंखों का ख्याल कीजिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि अक्सर जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना ट्रैफिक वार्डन्स में और आम शहरियों में, ठीक है। अब आम शहरी जो है ना वो होते थे कि ट्रैफिक वार्डन को ब्लेम करते थे, और ट्रैफिक वार्डन जो उनसे पूछो तो वो कहते थे शहरी जो है वो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। अब इसका एक हल निकल आया है, वो बड़ा अच्छा सलूशन है। उसमें यह है कि जो वार्डन्स हैं ना उनकी वर्दियों के ऊपर जो उनसे है ना कैमरास जो है वो फिट कर दिए गए, और वो जो भी किसी शहरी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अब उसमें देखें ना, कोई वार्डन अगर शहरी के साथ बदतमीज़ी करता है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा इनिशिएटिव है जो कि होने जा रहा है और होना शुरू हो गया। इसी हवाले से जौन सा है ना, आज हमारे पास SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में मधु हो चुके हैं, मगर आज इस डिटेल के ऊपर हम ज़रा बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम मोस्टली जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ पे ऐसी होता है। मगर ये पाकिस्तान जो था इसमें अभी ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, किस तरीके से इनिशिएटिव लिया इसका, गज़नफ़र साहब से पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। सर थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो सबसे पहले इस कैमरे वाली बात का ज़रा जवाब दे दीजिएगा कि ये लगना शुरू हो गए ट्रैफिक वार्डन्स को, और ये कब ऑर्डर्स हुए, ये कैसे ये सोचा गया? मरियम जी नवाज़ बिल्कुल जो है वो ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो विजन है उसके मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज़ करना, वो उनके एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते भी एक जो है वो डिटेल्ड मीटिंग हुई जिसमें एक एक्शन प्लान उन्होंने अप्रूव किया। उसमें एक जो चीज़ जो है वो इसमें अप्रूव की गई वो ये था कि जो ट्रैफिक एहलकार रोड्स के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं उन सबको बॉडी कैम्स पहनने होंगे, और उस बॉडी कैम पहनने की वजह बुनियादी तौर पे एक ये जो शिकायत मिलती थी शहरियों की तरफ से कि जी हमारे साथ जो है वो किसी ट्रैफिक एहलकार ने कोई बदतमीज़ी की है, मिसबिहेव किया है, तो एक तो उसके हवाले से जो है वो ये बहुत ज़रूरी होगा कि अब जब ट्रैफिक एहलकार ने एक बॉडी कैम पहना होगा और उसे पता होगा कि मैं जो भी बात करूँगा, जो भी मेरा जेस्चर होगा, जिस तरह से एक शहरी को मैं अप्रोच करता हूँ, वो सारा कुछ इस बॉडी कैम के अंदर मेरा कंडक्ट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल तरीके से इंटरेक्ट करेगा। इसी तरह से ये प्रोटेक्शन जो है, लेन वाले मामलात भी पता चल जाएंगे। जी बिल्कुल, और ये एक जो है वो बहुत बड़ा डेटरेंस इफेक्ट इसका ये भी होगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत पहले कोई ऐसी कोई अगर काली भेड़ें मौजूद थी भी सही महकमे के अंदर, तो अब जो है उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो इस तरह का कोई वो पैसों का लेन देन करें या रिश्वत जो है वो तलब करें या रिश्वत लें। इसी तरह से जो है ना वो बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे शहरी जो हैं वो ख़ुद जो है वो बाज़ औक़ात मिसबिहेव करते हैं, और हमारे जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनका ये कहना होता है जी कि हमने तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से बात की थी, लेकिन ये शहरी ख़ुद गुस्से में थे जिसकी वजह से इन्होंने पहले बदतमीज़ी हमारे साथ की। तो उनकी भी एक तरह से ये प्रोटेक्शन होगी कि अब जो भी सच होगा वो चुप नहीं सकेगा, उसको बड़े आसानी से वेरीफाई किया जा सकेगा। तो ये बॉडी कैंप्स जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर समेत बाकी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर ज़िले के अंदर जो है जो ट्रैफिक एहलकार रोड के ऊपर ड्यूटी कर रहे होंगे वो सारे के सारे बॉडी कैंप्स पहनेंगे। सर ये कब इनिशिएटिव होगा या हो गया है? जी इसका आगाज़ हो चुका है। इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो बॉडी कैंप्स जो हैं वो एक महदूद पैमाने के ऊपर जो बड़ी शहराएँ हैं वहाँ पे लोगों को दिए जा चुके हैं, और वो उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, आपको पता है गवर्नमेंट की जो भी प्रोक्योरमेंट होती है एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, वो जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद हर ट्रैफिक एहलकार ने ये बॉडी कैम पहनना होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये जो पीछे मॉनिटरिंग हो रही होगी, ये कोई पीछे देख भी रहा होगा सारे सिस्टम साथ साथ, जब कोई कैमरे पे इस तरह की बातें रिकॉर्ड हो रही होंगी? एक तो चीज़ होती है ना कि रिकॉर्ड हो रही है, डाटा में रिकॉर्ड हो रही है, इफ़ समथिंग हैपेंड, कोई कंप्लेन आई है तो उस रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है, बट एक साथ साथ चीज़ होती है जो मॉनिटरिंग भी, कोई सिस्टम बैठा होता है जो लाइव चीज़ें देख भी रहा होता है उन कैमराज की, किसी चीज़ की, तो ये वाला भी एलिमेंट इसमें है। जी ये बड़ी अहम बात की आपने। बेसिकली जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को किस तरह से हमने जो है वो
रेवोल्यूशनाइज करना है उसकी जो बेसिक्स है हमारी वो है इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के बेसिकली जो है वो 3 पार्ट्स हैं। मौजूदा हुकूमत पंजाब ने चूँकि ये फैसला किया है और इस पर काम चल रहा है कि हर ज़िले के अंदर स्मार्ट सेफ सिटी बनेगा। तो स्मार्ट सेफ सिटी जो है वो उसका मतलब ये है कि हर शहर के अंदर कैमरे उसी तरह लगे होंगे जिस तरह के सेफ सिटी लाहौर के अंदर लगे हुए हैं। तो एक कैमरा कहाँ पे माउंट होगा? मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें अब क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो इसके अंदर कैसे डवटेल होगी कि एक तो ट्रैफिक की हर ऑपरेशनल गाड़ी के ऊपर कैमरा लगा हुआ होगा। अच्छा। दूसरे नंबर पे जो है वो जितने हमारे ट्रैफिक के ऐसे मुख्तलिफ दफातर हैं, कियोस्क हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पे कैमरे लगे होंगे ताकि जो भी शहरी वहाँ पे विजिट करे उसकी भी लाइव फीड आ रही हो। और तीसरे नंबर पे जो हमारे एहलकार रोड्स के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने बॉडी कैम्स पहने होंगे। तो ये बॉडी कैम्स का लाइव फीड, ये दफातर के ऊपर लगे हुए कैमरे और गाड़ियों के ऊपर लगे हुए कैमरे, ये सारे जो हैं ये एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सेफ सिटी जो कि इस सारे का एक नर्व सेंटर है वहाँ पे इसका फीड आ रहा होगा जिसको 24 आवर्स जो है वो बाकायदा तौर पे मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, सारे वार्डन्स को लगेगा या फिर कोई सिलेक्टिव कोई इंपॉर्टेंट जगहों पे जो खड़े होंगे उन वार्डन्स को ये दिया जाएगा कैमरास? मतलब कोई है इस तरह? जी, इसके अंदर ये है कि बेसिकली तो हमारी ड्यूटी जो है वो 2 या 3 शिफ्टों के अंदर लगती है और उसके बाद फिर कुछ वार्डन ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव ड्यूटी वो कर रहे होते हैं जिसके अंदर उन्होंने एनफोर्समेंट करनी है, शहरियों के साथ इंटरेक्ट करना है, किसी को किसी वायलेशन के ऊपर रोकना है, चालान इशू करना है। उसमें ऑडियो है उसमें? जी बिल्कुल, ऑडियो है, ऑडियो भी है, वीडियो, दोनों चीज़ें हैं। हाँ, क्योंकि सर ये जो आते हैं ना फलानी लोग जो जब वार्डन के सामने पकड़े जाते हैं और बदतमीज़ी करते हैं या फिर ज़्यादातर कोई ऐसी कोई हरकत करते हैं तो फिर सबसे पहले यही कहते हैं मैं तो फलानी का रिश्तेदार हूँ, वो मेरा बहनोई है, ठीक है, मैं फलानी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। वो कहता हाँ मैं नहीं जानता, आप शोले फिल्म के हीरो हैं। मतलब ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही होगी। देखिए, जो आज के दौर की जो पुलिसिंग है या वैसे भी जो है वो जितने गवर्नेंस है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ गया है और वो इसी तरह की चीज़ों की वजह से है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि टेक्नोलॉजी ना तो जो है वो आपसे मिसबिहेव करती है, ना आपको गालियाँ देती है, ना आपसे रिश्वत तलब करती है, ना आपकी सिफारिश मानती है, ठीक है। तो ये जब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने तमाम फंक्शंस को टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे तो इससे ये बहुत बेहतरी होगी कि ये जो जनरली शिकायत हमें पब्लिक की तरफ से मिलती हैं ये मिनिमाइज़ होंगी। सर एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट करना चाहिए हम सबको मिलके, इसीलिए आपको यहाँ पे मधु भी किया कि ये काम हमारे मुल्क में हो गया। मैं वही बोल रही हूँ ना, मई का महीना सर हमारे लिए बहुत लकी है, बड़ी सारी हमें तरक्कियाँ मिली हैं, हम बड़े सक्सेस हासिल किए। ये कैमरे वाली भी, मई वाली ये कामयाबी जो हम यहाँ पे अभी बैठ के सेलिब्रेट करें। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जैसे हम मुल्क से बाहर जाते थे ना तो वहाँ पर अगर कोई ड्राइव कर रहा है या कोई मेरे कोई फैमिली मेम्बर या कोई और जानने वाले, हमें यही देखने को सुनने को मिलता है कि आप वहाँ पर जो है ना जिस भी ट्रैफिक वार्डन के पास अगर उन्होंने आपको रोक लिया है, बात करें, उनके कैमरास लगे हैं, ठीक है। अच्छा, साथ साथ अगर एक बंदा है तो वो और दूसरे बंदों को बुलाएगा और भी उधर खड़ा करके उनसे सारी इन्वेस्टिगेशंस चीज़ें और बड़ा टाइम लगा के बड़े इज्जत से बड़े तरीके से बात करते हैं। कोई बहस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं। औरतों को नहीं कहेंगे कि तुम लोग नीचे उतरो आओ, ना ही तो जैसे यहाँ की शहरी औरतें जो हैं वो चीखना शुरू कर देती है, छोड़ो मेरे मियाँ को, उनसे बात क्यों करो, मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है, छोड़ो उसको। जब बेटा बड़ा है, गाड़ी चला रहा है, भला अगर 16 साल का है और पकड़ा गया, उसको लाइसेंस 18 का नहीं है, तो फिर तो उसको डील करना है कि भाई तुम क्यों चला रहे थे। बाद में उसके पेरेंट्स से पूछना है तो भाई पूछने तो दो। यहाँ पे औरतें बहुत चीखना शुरू कर देती हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन। मगर हम मुल्क से जब बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पर बड़े तरीके से सॉफ्टली वहाँ के वार्डन्स जो है डील कर रहे होते हैं और क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। तो इसके ऊपर आपने मुझे ब्रेक के ऊपर डिटेल में जवाब। जी श्योर, बिल्कुल, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। ओके जी, हमारे साथ गज़नफ़र साहब मौजूद है और हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के जो नए नए चेंजेस हैं जो कि अभी मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी कामयाबी, अच्छे इनिशिएटिव हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिए हैं और स्पेशली पंजाब हुकूमत। तो कुछ जो चालान है वो भी अपडेट हुए, मगर चालान से पहले मैं ये बात करना चाहूँगी जो हमने ब्रेक से पहले बात की कि जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं वहाँ पर अगर जैसे गोरा तो पीता ही शराब है, हमारे पाकिस्तान में भी गोरा से ज़्यादा शराब पी जा रही है। मोस्टली लोग ट्रैफिक पे जो बदतमीज़ी करते हैं वार्डन्स के साथ या गलत कोई अगर गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई इस तरह की कोई गलती करते हैं तो वो पिए हुए होते हैं, ज़्यादातर इसी तरह के लोग इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं।
तो मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर तो ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं, नाक के अंदर वो ट्यूब डालेंगे, टेस्ट करेंगे कि आपने शराब पी है कि नहीं पी, कोई नशा किया कि नहीं, ज़बान लबलबा टेस्ट करेंगे, 10 किस्म के 3-4 औजार जो है ना आपके मुंह में और नाक में डाल के तो आपका सारा वो बता देंगे उसी वक्त आपने कितनी पी हुई है, आप नशे में थे, आपने नशे में होकर गाड़ी चलाई, स्टफ ऑल, क्योंकि बड़ी सख्ती है वहाँ पर। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों नहीं है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो ड्रंक ड्राइविंग है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला है। पाकिस्तान में शायद उतना नहीं है जितना वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो रोड रेज है वो दीगर वजूहात की वजह से शायद ज़्यादा होता है, ड्रंक ड्राइविंग की वजह से कम होता है, लेकिन फिर भी ड्रंक ड्राइविंग होती हमारी है। तो ट्रक भी नस्वार के साथ चलती है। हाँ। नस्वार पहले खाएंगे तो फिर ट्रक चलाएंगे, तो नशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो है ना वो ट्रक चला रहे होते हैं। पहले बिल्कुल ऐसे ही था कि हमारे जो गाड़ियाँ हैं ये ट्रैफिक एहलकार है, उनके पास उस तरह के गैजेट्स नहीं होते थे कि वो फौरी तौर पर रोड के ऊपर कोई टेस्ट जो है उसका इनिशियल रुडिमेंट्री टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकें। अब जो एक काम हुआ है, जो मैं एक्शन प्लान की बात कर रहा था, जो कि जनाब वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने अप्रूव किया है, उसके अंदर उन्होंने जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ट्रैफिक पुलिस की, उसके हवाले से भी एक बड़ा एक जो हमारा लाहे अमल है उसको अप्रूव किया। उसके अंदर जो नई गाड़ियाँ इसके अंदर दी जाएंगी उसके वो फुली इक्विप्ड होंगी। उसके अंदर एक तो जो है वो सिस्टम वो लगा हुआ होगा कि जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो ये देख सकें कि क्या गाड़ी रजिस्टर्ड है या नहीं, कि आपका लाइसेंस वैलिड है या नहीं, कि आप किसी और क्राइम के अंदर जो है वो पुलिस को वांटेड तो नहीं है, और क्या अगर इंश्योरेंस वगैरह के हवाले से हो तो इंश्योरेंस जो है वो आपकी अपडेटेड है या नहीं है। ये वो सारी चीज़ें एक तो वो। इसी तरह से वहाँ पे जो बाकी उनको हमने बताया जी कि हमने ये गैजेट्स हर गाड़ी के अंदर इसको रखना है और इक्विपमेंट रखना है। उसके अंदर ये भी शामिल है जिसको आप ब्रेथ एनालाइजर कहते हैं। ब्रेथ एनालाइजर जो आपका सांस के ज़रिए से ये एनालाइज कर सके कि इसके अंदर कोई अल्कोहल का कंटेंट तो नहीं है, अगर है तो कितने % है, जिस तरह से भी है। उसके अंदर जो है वो बिल्कुल जो उसमें जो है कैफीन का, चर्च का, जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं उन सब के हवाले से हम वो गैजेट जो है वो आइस भी पकड़ी जाती है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर आइस भी पी के चलाते कि नींद नहीं आती। तो रूरल एरियाज में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं तो उनको तो आइस भी अवेलेबल होती है। आपको पता है पाकिस्तान में तो सस्ता नशा है, मुझसे बहुत महंगा है। जो इक्विपमेंट जो है वो उसके अंदर अब जिससे हमारी नई गाड़ियां जो हैं वो लैस होंगी, उसके अंदर ये भी होगा कि उसके अंदर ये किसी को भी ये चेक करना कि क्या वो नशे की हालत में तो नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उसको वहाँ पे ही जो है वो चेक किया जा सकेगा। उस हवाले से हम अपने तमाम एहलकारों को ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है, और साथ में इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाली चीज़ जो है वो आप ठीक कह रही हैं कि पहले जिसकी कमी थी, लेकिन अब जो है वो हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जिसको हम बिल्कुल फुली मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत के अंदर, वो इंशाल्लाह उसके अंदर ये भी चीज़ शामिल होगी। सर ज़रा ये भी बता दें, ज़रा देखने वालों को डर भी लग जाए कि अगर इस हालत में और वो वायलेशन करते हुए पकड़े जाते हैं कोई भी अफराद आम शहरी, तो क्या सज़ा है? जी बिल्कुल। हमारे मुआशरे के अंदर वैसे भी जो है वो किसी भी किस्म का नशा करना जो है वो इल्लीगल है, हराम होने के साथ साथ इल्लीगल भी है और एक जो है वो क्राइम भी है। लेकिन जो है वो ड्रंक ड्राइविंग करना जो है वो इस हवाले से और भी ज़्यादा एक हीनियस क्राइम है, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने लिए जो है वो अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, बल्कि दीगर जो रोड यूज़र्स हैं उन सबको भी आप ख़तरे में डाल रहे हैं। तो उस हवाले से बहुत सख्ती से कानून हरकत के अंदर आएगा। ट्रैफिक की हर गाड़ी जो है उसके अंदर ये अब इक्विपमेंट मौजूद होगा कि वो रोड साइड के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म कर सके, और अगर उसके अंदर जो है वो सस्पेक्ट होता है कि इस तरह का कोई जो है वो एलिमेंट या ट्रेसेस पाए जाते हैं तो जो ज़रूरी कार्रवाई होगी कानून के अंदर वो ज़रूर की जाएगी। सर चालान पे भी बात करते हैं अब, ज़रा चालान का बता दीजिए क्या क्या है। सुना है कि अपडेट हो गए, अब ज़्यादा हो गए चालान, वो क्या हो गया है? जी बेसिकली जो है वो देखें, यूरिस्प्रूडेंस का जो एक बुनियादी असूल है कानून साजी का वो ये है कि कानून के अंदर सज़ा इसलिए रखी जाती है कि वो जो एक क्रिमिनल बिहेवियर है उसको किस तरह से हम डिटर कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो ट्रैफिक के मुख्तलिफ वायलेशंस के ऊपर जुर्माने आज से पहले जो है वो 2005-06 के अंदर लगाए गए थे, कोई 20 साल पुरानी बात है। उस वक्त उनकी डेटरेंस वैल्यू ज़रूर ये थी कि अगर जो है वो आप सिग्नल तोड़ रहे हैं और आपका सिर्फ 200 रुपया जुर्माना हो रहा है तो उस वक्त 200 रुपये की भी इतनी वैल्यू थी। आज जो है वो अगर आप सिग्नल तोड़ रहे हैं और सिर्फ आपको 200 रुपया जुर्माना हो रहा है तो शायद एक शहरी के लिए उसकी वो जो डेटरेंस वैल्यू है वो नहीं रही। इसलिए जो है वो फैसला ये किया गया है कि जो है वो तमाम जो फाइन्स हैं उनको इसको रिवाइज़ किया जाए। आज के जो कंटेम्प्रेरी दौर के तकाज़े हैं, जो करेंसी की मौजूदा जो है वो वैल्यू है उसके मुताबिक उनको इस लेवल तक रेस किया जाए कि उनके अंदर वो डेटरेंस वैल्यू ज़रूर पाई जाए, ताकि हर शहरी को, हर ड्राइवर को इस बात का पता हो कि अगर मैं ट्रैफिक के किसी बुनियादी कानून की खिलाफ वर्जी करता हूँ तो इसके लिए मुझे भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जी सर, इसमें आपको FIR वगैरह भी होंगी, कोई ऐसे सिनेरियो भी हैं कुछ? जी इसके अंदर कुछ जो हैं वो ऐसे बिहेवियर्स हैं, यानी कि ट्रैफिक वायलेशन ऐसी हैं कि जिन पे सिर्फ जुर्माना जो है ना वो शायद काफ़ी नहीं है।
उनको हम क्रिमिनलाइज करने के हवाले से ये बात जो है वो हमने प्रपोजल किया है और इसके अंदर एक समरी जो है वो भी हमने गवर्नमेंट को भेजी है। उसके ऊपर ज़ाहिर है कि वो लेजिस्लेचर ख़ुद जो है वो डिस्कशन करेगा और बेटर विजडम के साथ वो ये फैसला करेंगे कि मसलन जो है वो आपने एक व्हीकल बिल्कुल इम्प्रोवाइज़ किया हुआ है, आप आगे आपने मोटरसाइकिल है और पीछे आपने जो है ना उसके एक रेड़ा लगा के उसको एक लोडर रिक्शा बनाया हुआ है। अब उसकी कोई सेफ्टी जो है वो प्रिकॉशंस नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है, कोई उसकी रोड ग्रिप नहीं है, आपको उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप हमेशा दूसरों के लिए ख़तरे का बायस हैं। इस तरह की जो है वो इम्प्रोवाइज व्हीकल यूज़ करना, या आप जो है वो एक गाड़ी के अंदर आपने इतने ज़्यादा ओवरलोडिंग की हुई है कि बाकी सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, आपसे पीछे से ओवरटेक करने वालों के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, ठीक है। इसी तरह से नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के हवाले से भी वो क्रिमिनलाइज करने की बात नहीं है कि उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उसमें व्हीकल इंपाउंडिंग की बात हो रही है कि अगर जो है वो आपने गाड़ी ली है और उसके बाद आप जानबूझ के उसको अप्लाइड फॉर रखा हुआ है और आप उसके ऊपर नंबर प्लेट लगाते नहीं या रजिस्टर नहीं कराते तो गाड़ी इंपाउंड कर ली जाएगी और जब तक आप रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आते, कोर्ट से कोई जो है वो बाकायदा डायरेक्शन नहीं लेकर आते, उस वक्त तक आपको गाड़ी आपकी वापस नहीं की जाएगी। और से चालान का जो डिफरेंस आया है, जो बढ़ाए गए हैं, वो कितने कोई देखिए इसके अंदर जो है वो जो प्रपोजल है उसके मुताबिक तो तकरीबन 5 गुना से लेकर 10 गुना तक हैं उसके अंदर, यानी कि 5 गुना मतलब ये है कि अगर पहले जो है वो एक वायलेशन का 200 रुपया था तो अब कम अज़ कम 1000 रुपया उसका फ़ाइन जो है वो प्रपोज किया गया है। इसी तरह से जो है वो कुछ इसको ग्रेजुएट भी किया गया है कि अगर जो है वो एक आम गाड़ी जो कार है वो अगर वायलेशन करती है, एक वायलेशन करती है जैसे कि लेन लाइन की वायलेशन है, उसको अगर 2000 रुपया जुर्माना हो रहा है, तो अगर एक जो पैसेंजर व्हीकल है, एक बस है, वही अगर ये काम कर रही है, जैसे 2 गाड़ियाँ आपस में बसें रेस लगा रही होती हैं, तो वो सिर्फ अपनी उन 2-3 लोगों की जान को ख़तरे में नहीं डाल रही, उसने 40 बंदे मुसाफिर बिठाए हुए हैं, उन सब की जान को वो ख़तरे में डाल रहा है, तो उसके लिए जुर्माना फिर 2000 काफ़ी नहीं है, उसके लिए कम से कम 10,000 रुपया जुर्माना होगा। तो इस तरह करके उसको हमने कैटेगरी वाइज प्रपोज किया। अच्छा सर, जैसे UK, अमेरिका या बाकी दूसरे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, वहाँ पर अगर गाड़ी सही ना चलाओ या कोई फॉल्ट करो या कोई स्पीड हो, कोई ऐसी वायलेशन हो, तो उसमें पॉइंट्स लगते हैं, आपको पता है। पॉइंट्स लगने के बाद उसके बाद आपसे जो है ना लाइसेंस छीन लिया जाता है। एंड देन जब वो पॉइंट्स भी लगते हैं, उन पॉइंट्स के टाइम पे भी आपको जो है ना बोला जाता है कि आप जाके जो है ना इसकी क्लास ले लें, आपकी ऑनलाइन क्लास ले लें या फिर प्रेजेंस आपको एक क्लास लेनी पड़ती है जिसमें पूरे ट्रैफिक के दोबारा से रूल्स पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं होता? अगर कोई ऐसी वायलेशन कोई करता है या कोई उसके पॉइंट वाला तो सिस्टम भी कोई नहीं, अगर है तो फिर उसकी भी लाइसेंस को जो है ना थोड़ा सा उसको कोई सख्ती दी जाए, कोई ऐसे रूल्स हो जिसमें फिर वो जाके पूरे ट्रैफिक की चीज़ों को एक बार पढ़े ना, सारा कुछ याद करें ना, जो जैसे दुनिया हाँ नहीं, आपने सही पॉइंट आउट किया। इन दोनों चीज़ों के हवाले से गुड न्यूज़ ये है कि एक तो पॉइंट सिस्टम जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले इसलिए नहीं था क्योंकि हमारा जो है वो फुली कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था। अभी हमारा जो पंजाब के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके मुताबिक तमाम जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं वो उनका एक ही डाटाबेस है और वो इंटीग्रेटेड आपस के अंदर, इसलिए किसी भी जगह से जो है वो जब आप वायलेशन करेंगे, चाहे आपका ई चालान कैमरे के ज़रिए होता है, चाहे आपका जो है वो डिजिटल वार्डन ऐप के ऊपर हमारा जो ट्रैफिक एहलकार है वो चालान करता है, वो आपके जो रिकॉर्ड के ऊपर आपके लाइसेंस के ऊपर शो होगा और जैसे ही आपके 20 पॉइंट्स पूरे होंगे तो उस वक्त आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट सिस्टम को बिल्कुल हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच SSP गज़नफ़र साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इतनी सारी गुड न्यूज़ जो आपने हमें आके दी हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इतने अच्छे इनिशिएटिव्स जो हैं वो हो गए हैं, तो वी होप फॉर द बेस्ट। मगर साथ साथ सिर्फ मैं आपको बताऊं, जो वार्डन्स हैं, जो ट्रैफिक के एहलकार हैं, उन लोगों के अच्छे होने से, उनके मेहनत करने से, उनके काम करने से हमारा ये जो निज़ाम है ट्रैफिक का ठीक नहीं होगा, हमने ख़ुद भी ठीक होना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हम बकड़े मारते हैं, ये जो हम बदतमीज़ी करते हैं, हमारे ये जो बहनोई बन जाते हैं ना, हम किसी बहनोई को बना देते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो ताल्लुक़ है, हम या तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन सी, प्लीज़ इन चीज़ों से ज़रा नॉर्मलाइज़ करें, अपने ट्रैफिक को जो है ना फॉलो करें जिस तरीके के रूल्स हैं, वरना फिर अब जो सख्तियाँ शुरू हो गई हैं तो फिर भुगते बैठ गए। और आपको पता है हम लातों के भूते, बातों से नहीं मानते, तो अब लातों से ही समझ आने वाली बातें हैं, क्योंकि रूल्स जो है ना थोड़ा सख्त कर दिए गए। ठीक है, विल बी राइट बैक। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, महंगाई आपको मैं बताना चाह रही हूँ किस हद तक हो गई है। देखिए जी, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता, सच बात है कि मैं अभी जानवर को अभी बहुत पहले से ले लूँ, उसका ख्याल रखूँ, ये वो, क्योंकि मेरा जो पूरा स्टाफ है तो मेरे साथ आले दुआले मेरे घूमता फिरता रहता है। ठीक है, बच्ची भी मेरे आले दुआले मेरे साथ घूमती फिरती रहती है,
तो इसकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जब आप जानवर लें, उसकी सर्दी गर्मी का भी ख्याल रखें, सब कुछ करें जिस तरह से हमें कहा गया है कि पहले प्यार करें, मोहब्बत करें, उसको खिलाएं पिलाएं पालें। मगर अगर कोई ऐसे नहीं भी कर सकता तो कुर्बानी तो फिर भी उसने करनी है ना। तो अब मैं देखें, कुर्बानी का जानवर 1 महीने पहले से तो मैं ले नहीं सकती थी, मगर अब मैं इस हफ्ते कोई 4-5 दिन होगा मुझे भागते भागते कुर्बानी के जानवर के लिए, तो मैं पता नहीं कौन कौन सी मंडियों में चली गई हूँ, मगर जिस मंडी गई हूँ वहाँ पर बकरा जो मैं सुन रही हूँ वो है 2 लाख का। अच्छा कोई बकरा सेहतमंद लेना है तो 3 लाख का। बकरा 3 लाख का, मैं तो सुन के यही बोलती हूँ कि आप क्या बकरे, बकरा 3 लाख का। भाई इससे बेहतर तो वही नहीं था उमर शरीफ साहब का बकरा किस्तों पे। यार किस्तों पे मिल तो जाता था, चाहे हम देख क्यों ना ले, ड्रामे की सूरत में, थिएटर की सूरत में, हम तो उसको भी यही कहते थे कि बकरा किस्तों पे मिल गया। मगर ये किस किस्म का बकरा है जो 3, यार आम बंदा किस तरीके से कुर्बानी करेगा। अब एक वो बछड़ा सा लेकर आए, थोड़ा सा गाय नुमा बछड़ा नहीं होता वो, तो मेरे ड्राइवर भाई लेकर आए, तो वो भी कोई 1.5 लाख का लेकर आए। अब मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा कि भाई अब उसमें 7 हिस्से होते हैं आपको पता है, तो एक हिस्सा आप लगा लें, उसका भी अगर किसी को दिया जाता है तो कोई 40 से ऊपर का बनेगा, 40-42 का बनेगा। तो कितनी महंगाई है भाई, आम बंदा, गरीब बंदा जो मेहनत कर रहा है, मुस्तहिक है, वो किस तरीके से कुर्बानी करेगा। और बताऊं कि ये जो कसाई हजरात हैं ना, इनको भी बुकिंग के लिए जो पहले लोग फ़ोन कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ लिया है। यार खुदा का खौफ करें, हल्का हाथ रखें, कुर्बानी करें तरीके से। एक गाय का आप लोग 50 से 55 हज़ार 60 हज़ार मांग रहे हैं, खाल भी साथ मांग रहे हैं। ओ यार प्लीज़, इतनी महंगाई, क्या हो गया। कुर्बानी जो एक है ही जज्बा कुर्बानी का कि भाई आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, ठीक है, और आप ये कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी देना, कुर्बानी करना, ये जज्बा पैदा करना, इसलिए अच्छा बुकिंग कर लेते हैं कसाई हजरात, ठीक है, और पूरा दिन नहीं आते। मेरे पिछले साल का भी यही मसला था, मैं बैठी रही। अभी भी मैंने, क्योंकि ट्रैवल करना है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों बेटी के साथ, तो हम सारे बच्चे शच्चे फैमिली घर के सारे अफराद जो है ना अपना प्लान करके बैठे हुए हैं। मगर लास्ट टाइम भी यही हुआ कि जिस वक्त हमें जाना था मैं जा नहीं सकी क्योंकि कसाई कोई नहीं आया। अच्छा टाइम सुबह का देगा, मजाल है जो टाइम सुबह आ जाए, ठीक है। आपको आज के दौर में ना जो सबसे ज़्यादा PR और कनेक्शन करनी पड़ती है अपनी किसी के साथ, तो वो आपको ये कसाईयों के साथ करनी पड़ती है। कसाई नहीं किसी का, कसाई का बच्चा किसी का नहीं, बहुत मुश्किल है। तो खुदारा ये आपसे मैंने गुजारिश करनी थी, हौला हाथ रखें और कुर्बानी का जज्बा जो है उसको कुर्बानी समझ के करें प्लीज़, जज्बे के साथ करें और करने दें, किसी को लूटे नहीं, किसी को खाए नहीं। और ये जो गरीब का बच्चा है तो बेचारा हिस्सा डालने के भी औसत में नहीं रहा। मैं तो दुआ अल्लाह से ही कर सकती हूँ, मैं आप लोगों से क्या बोलूँ कि अपना बकरा सस्ता कर दें, अपनी गाय सस्ती कर दें, बछड़ा सस्ता कर दें। कैसे, पता नहीं कैसे लोग हिस्सा भी कैसे डालेंगे यार। हम जैसे तो साहिब हैसियत लोग यार 3 लाख का बकरा नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं तो अफसोस वाकई कर रही हूँ, बेचारे कैसे ब्रेक लेते हैं यार। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास ज़बरदस्त कुछ पिक्चर्स हैं, पहले वो दिखा देती हूँ, फिर मैं आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, ठीक है। ये कौन है बताती हूँ। हुस्न जो है किसी एक मुल्क में नहीं होता, वो तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्सल जो है वो सिर्फ इंडिया से हो या किसी और मुल्क से हो। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत हसीन लड़कियां हैं, इतनी खूबसूरती, इतने हैंडसम लड़के हैं यहाँ पे। तो जो पाकिस्तान के खूबसूरत लोग हैं उनको आलमी सतह पर प्रमोट करने के लिए एक मिस पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई, जो कि सोनिया अहमद जो हैं, जो कनाडा में होती थी, उन्हें बनाई। मेरे पास शो पे आ चुकी हैं वो 2-3 दिन पहले मैंने बुलाया था। अच्छा ये जो इसमें है ना बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां शिरकत करती हैं, ठीक है, और ऐसी लड़कियां जो बहुत हसीन होती हैं, टैलेंटेड होती हैं, ठीक है, और ये सिलेक्ट होती हैं, फिर इसके बाद इस पेजेंट में हिस्सा लेती हैं, पूरी दुनिया में जो है ना बताती हैं, अपना नाम रोशन करती हैं। अच्छा जी, तो आज हम आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं इनसे। मेरे पास हैं सैयदा फ़िज़ा फ़ातिमा नकवी, ठीक है, मेरे साथ मौजूद है, और उसके साथ साथ जो है मेरे साथ मौजूद हैं अफशा अहमद सियाल,
ठीक है। ये भी जो है अफशा अहमद सियाल जो है मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2025 हैं, और सैयदा फ़िज़ा फ़ातिमा नकवी जो है वो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2025 हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम कहूँगी दोनों को। थैंक यू और बड़े मुश्किल प्लेटफॉर्म से आप लोग जो है पार्टिसिपेट करके अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, और साथ अपने पाकिस्तान को भी लेके चल रही हैं, क्योंकि आप लोग के इस नाम के साथ जो है पाकिस्तान जुड़ा है, ठीक है। इट्स जस्ट नॉट योर नेम, योर फेम, इट्स इंक्लूडेड द पाकिस्तान टुगेदर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी अफशा, आप बताइए किस तरीके से सिलेक्ट हुई, क्या ख्वाब थे, क्या ड्रीम्स थे, क्यों सिलेक्ट हुई, किसने कहा या ख़ुद सोचा था, ये रास्ता कैसे पता चला पेजेंट्स का, तो फिर ये सब कुछ बताइएगा। और पेजेंट्स के बारे में मुझे पहले से पता था, मेरी दोस्त ने भी पार्टिसिपेट किया था। एंड मैं जब काम पे होती हूँ, मुझे मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स ने काफ़ी दोबारा डिफरेंट पेशेंट्स ने मुझे बोला कि आप नर्स क्यों हैं, आप ट्राई क्यों नहीं करती समथिंग लाइक मॉडलिंग और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने काम पे बैठ के सर्च की, तो आई केम अक्रॉस इस वेबसाइट मिस मैम सोनिया की मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। तो मैंने उसके सारा रिसर्च वगैरह किया, उसकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स देखी हैं। इसका पता कैसे चला? गूगल किया था मैंने। गूगल किया था? गूगल में क्या लिखा था? मिस पाकिस्तान के पेजेंट, ये एक ही पेजेंट है मिस पाकिस्तान का हो रहा। पहले एक मिस पाकिस्तान यूएस से होता था, पर वो भी इट्स नॉट हैपनिंग एनीमोर। ये एक ही पेजेंट है जो मैम सोनिया कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। बाकी मुल्क में तो मल्टीपल पेजेंट्स होते हैं, मेन वाले का हम सुनते हैं, दूसरों का नहीं। तो सोचा क्या था? मॉडल बनने के बारे में सोचा था, कुछ और ड्रीम्स थे ऐसे, मतलब व्हाट वाज योर ड्रीम? मैंने सोचा, सब मुझे कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि वाकई मैं खूबसूरत हूँ। आपने बैचलर ऑफ साइंस भी किया हुआ है? मैंने कंप्यूटर साइंस में कर रही थी इधर, और मेरा वीज़ा आ गया था, तो मैं यूएस में फिर मैंने बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करी। रजिस्टर्ड नर्स भी हैं? जी, आई एम। वाह, जंग से ताल्लुक़ है आपका? जी बिल्कुल। लॉस वेगस में आप अभी रह भी रही हैं? जी। वाह, क्या फ़र्क आया आपको पाकिस्तान में जब आप रह रही थी वो और जंग में, और उसके बाद अब लॉस वेगस में रह रही हैं? व्हाट यू सी द डिफरेंस? जी, मैं जंग से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जब मैं यूएस की तो बिगेस्ट डिफरेंस वाज इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। आई डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। तो आप फैमिली के साथ गई या अकेली गई? मैं फैमिली के साथ रहती थी, फिर मैं अकेली। अब काफ़ी साल हो गए हैं मुझे, मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस आ गया आपको ऐसे अकेले रहने का? कुछ लोगों को तो बहुत आदत हो जाती है, मगर कुछ जब जाते हैं तो बहुत पछताते हैं, कहते हैं ये क्या किया हमने, गलती हो गई है। वही अकेले रहना? हाँ। नो, सारा कुछ खुद करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं। और ये आपको पता है लॉस वेगस वगैरह जैसी जो बाहर की मुल्क में जगहें होती हैं, वहाँ पर तो आपको सामान भी खुद उठाना है, सफाई भी खुद करनी है, झाड़ू पोछा भी खुद लगाना है, ठीक है। तो ये सारा ग्रॉसरी भी खुद लानी है, पकाना भी खुद है, खाना भी खुद है, सब कुछ खुद करना है। जी, टफ होता है, लेकिन जितना काम यहाँ पे है ना, उतना काम भी वहाँ नहीं होता। मतलब काम होता है, हाँ, लेकिन काफ़ी सारी मशीनरी, लाइक हमें कपड़े नहीं धोने पड़ते। We don't have to do that। और जो आप अकेले, मैंने सब कुछ लाइफ में खुद ही करना जो है ना, मैंने सीख लिया। आई एम हाइपर इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ की तो मॉडल्स कहती हैं हम कुछ भी नहीं करते, जबकि घर पे करती सारा कुछ ही होंगी। नो, मैं घर का काम तो आप वहाँ खुद ही करते हो। आप मेड बुलाओ भी तो हफ्ते में एक दफा आ जाएगी। और है भी इतनी महंगी, बंदा कहाँ से अफोर्ड कर रहा है? महीने में किसी की बंदा जितना जो है ना अफोर्ड करे, उससे बेहतर बंदा बोलता है कि यार ठीक है, जितना इधर मेड को देना उससे बेहतर है हम उतने में शॉपिंग ना कर ले। जी, है ना, कोई शार्लेट डिलीवरी की बेस ना लिया। वो एक दिन में उतना ले जाते हैं, एक दिन में। अच्छा, हम आपके पास आते हैं, सैयदा फ़िज़ा फ़ातिमा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये भी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2025 हैं, कैसे बनी, आपके क्या ख्वाब थे, ये ताज कैसे पहना? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो मेरा हमेशा से एक था छोटा सा ख्वाब टू हैव अ सेल्फ रिकग्नाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड। सो इसका मैंने भी गूगल किया था, जस्ट व्हेन एवर आई गॉट द थॉट इन माइंड के किस तरह रिकग्नाइजेशन मिलेगी या फेम थोड़ा सा। So I googled it and this came up, the website, and I put in the application. So they got me a call
और मिस सोनिया से बात हुई, उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या होता है। पहले तो आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो इट्स लाइक इट्स लेजिट और नॉट, सो वो एक कन्फ्यूजन थी। सो बट मिस सोनिया से बात करने के बाद इट वाज लाइक वेरी सटल के सब ठीक है, लेजिट है। शी हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। सो वो कॉल, फिर एप्लीकेशन, फिर उनके राउंड्स थोड़े बहुत दैट दे आस्क यू फॉर द फोटोशूट, और क्वेश्चन आंसर्स का एक राउंड था, एक वीडियो शूट का। सो ऑल दैट डन एंड देन आई थिंक 300। बैचलर्स की डिग्री आपने बिजनेस में ली हुई है, ठीक है, उसके अलावा भी आप MBA जो है वो अपना कंप्लीट कर रही हैं। जी, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना? अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, तो आगे भी फिर बिजनेस में जाना चाहेंगी या फिर मॉडलिंग के करियर को आगे परस्यू करेंगी? नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ अभी इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी में ओवर देयर। सो ओवर देयर वेयर? इन US। अच्छा, वहाँ पे आप ऑलरेडी एक जॉब अपॉइंट में हैं, जी, काम कर रही हैं। जी। तो आप भी अकेली रह रही हैं या फिर अकेले अकेली सब रह रही हैं? मैनेज आप भी? करते हैं। और आप भी इसी तरह सब कुछ मैनेज करती हैं? सब मैनेज करते हैं। एंड आई डू मिस पाकिस्तान। यहाँ पे आपको हाउस हेल्प मिल जाता है, वहाँ पे एवरीथिंग यू हैव टू डू। बाय द एंड ऑफ द डे आप इतना एग्जॉस्टेड होते हो कि यू डू मिस पाकिस्तान, एंड आई मीन नॉट मिस पाकिस्तान, द पाकिस्तान वेयर यू गेट द हाउस हेल्प। सो तो मेरी बात सुनिए, मिस पाकिस्तान बनने के बाद, मिस वर्ल्ड बनने के बाद, मिस यूनिवर्स बनने के बाद आप लोग को इतना कोई काम भी दिया जाता है? ऐसे शूट्स वगैरह हो गए, ऐसे प्रोग्राम्स हो गए, ऐसे इवेंट्स हो गए, ऐसे ब्रांड्स हो गए, आपको साइन करते हैं बड़े पैनल पे? अभी तक तो इंटरव्यूज ही चल रहे हैं। सो इट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी इनिशिएटिव, वेरी एट द फर्स्ट बिल्कुल इनिशियल है। सो राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग द पॉडकास्ट, सोशल मीडिया इंटरव्यूज विद यू गाइस। इससे पेट तो नहीं पलेगा ना? आई नो, इससे तो टका 1 रुपया नहीं मिलता, फिर तो इससे तो आपकी तो दाल भी नहीं गलनी, ठीक है। अच्छा, अब ये फिर आपको अफसोस नहीं होता कि ऐसे ही मुझे किसी ने कह दिया कि मिस पाकिस्तान बनो, मिस वर्ल्ड बनो, मिस यूनिवर्स बनो, मगर आगे से बनने के बाद आपको आपका कुछ नहीं बना, कख नहीं बना, तो वो नहीं आपको लगता कि मैंने एफर्ट की, मैंने टाइम किया, मैंने दिया, मेहनत की, सब कुछ की, बट आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग? बिकॉज एज पर लाइक अगर कंपेयर करें हम बाकी लोग जो दुनिया में बनते हैं, उसके बाद उनको दिया जाता है, ब्रांड्स दिए जाते हैं, शूट्स दिया जाता है, उनको साइन किया जाता है, उनको डिज़ाइनर्स अपने साथ साल 2-2 साल के लिए पैनल पे साइन करते हैं, आपके लॉन्च के शूट, डिज़ाइनर्स के शूट्स, मेकअप के शूट्स, इंटरनेशनल लेवल पे आपको ब्रांड साइन करते हैं। तो ये सब कुछ वहीं से तो फिर पैसा आप जनरेट करते हैं, कमाते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर बाकी जो डिज़र्व लोग हैं, जिन लोगों को आपको मुझे लगता है कि इस पैनल पे आप लोग को हेल्प भी करनी चाहिए, तभी कर सकेंगे जब खुद कमाएंगे। मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप फोकस रखोगे, मतलब जिधर आपको ये पता है कि इधर कख नहीं मिलना, तो उधर फोकस किधर रख के फ़ायदा। अब मुझे पता है कि ये टेबल में उठाऊंगी, चुकने के बावजूद मैंने इधर कोई मुझे $12 या $15 नहीं मिलेंगे, तो फिर मैं तो इसको उठाने का, मेरा चुकने का फ़ायदा की है, तो मेरी अपनी चुक निकल जाएगी। भी तो गाल है ना, यही चीज़ जो है, इस चीज़ को हम चेंज करने की कोशिश करें कि हमारे, मगर जब आपका ही कुछ चेंज नहीं हो रहा तो आप कैसे कोशिश करेंगी? एक चीज़ हमारा पता है, इधर काक नहीं मिलना, तो की करना है? देखिए, एवरी ईयर, हर साल ये पैजेंट, पहले तो होता भी कनाडा में था ना, 4-5 साल हुए हैं कि इधर हो रहा है पाकिस्तान में, तो हर साल ये बेहतर से बेहतर हो रहा है। मुझे पता है मेरा शायद इससे ना हो, लेकिन आने वाली जनरेशन, लाइक अगले ईयर्स की भी कोई, चलो मिस जो अच्छा, मैं आपको बताऊं मेरा लॉजिक क्या है। उनका मेरा लॉजिक है, मेरा गोरा माइंडेड, टाइम इज़ मनी। बेसिकली तो हमारा जो है ना रिलीजन भी आपको वक्त की कदर सिखाता है, चीज़ें बताता है कि अपना वक्त ज़ाया मत करो, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी जगह, किसी झगड़े में, किसी ऐसी बात पे भी अपने वक्त को ज़ाया मत करो। टाइम इज़ मनी, ये तो अब गोरे ये चीख रहे हैं इस बात को, तो वाई नॉट वी फॉलो दिस? मतलब आप लोग का टाइम लगता है, आप लोग की एनर्जी लगती है, आप लोग की मेहनत है, वो चीज़ अगेन द टाइम। नो, स्पेंड मनी है, आप लोग पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं? Of course, because we have to purchase everything we wore. हमारी फ्लाइट्स इतनी महंगी है, तो पैसे भी खुद लगाने हैं। यूएस से आए, हमने होटल लिया है, like we've invested a lot of money in सारे पैसे खुद ही लगाने पड़ते हैं। Don't joke around. Are you serious? No, I'm not joking. That's literally what I'm saying कि मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क भी हमें स्पॉन्सर करें। जब आप आगे जाते हैं, अब हम आगे भी जाएंगे, हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भेज देंगे, आगे इतना ही भेज सकेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पैसे कोई नहीं मिलते यार। पैजेंट्री में पैसे लगा रहे हो तुम लोग। पैजेंट्री में पैसे नहीं, पैजेंट से पैसे नहीं मिलते कि किसी। अच्छा, पैजेंट से ना मिले, मैं कहती हूँ पैजेंट के बाद तो मिले। हाँ, आगे से तो हमारे पाकिस्तान में तो कोई जीत जाता है तो उसको तो वैसे ही पीछे कर देते हैं।
तुम जीत गए, ये लिमिट थी, खत्म, पीछे हो जाओ। हाँ तो यही ये तो हमारी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए ना कि हम Government उन्हीं support करती है, brands करते का हैं। नाम आगे जाके इंटरनेशनल वर्ल्ड में रोशन करेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव तरीके से, तो द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट दस। तो आप अभी बस पैसा लगाए जा रहे हैं, मिल आपको कुछ नहीं रहा। इसी तरह हमारे बड़े एथलीट्स हैं, मतलब टाइटल sports में- मिला है, टाइटल इज यू द नो बिग हमें थिंग। टाइटल मिला है, आई गेस उसी में खुश है। यार तुम लोग तो बहुत मासूम चिड़िया हो दोनों। सीरियस, मुझे पता होता मैं सोफे में तार लगवाती। ओह माय गॉड। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने ईद पे भी जो शो करना है ना, उसमें भी मैंने आपको बुलाना है, ठीक है? बड़ा हल्ला गुल्ला भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है? मगर हल्ला गुल्ला वाली सीन हम ज़रूर करेंगे। और आज क्योंकि आप लोगों ने बड़ा, आपके पास जो था टाइम था कि आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, और थोड़ी सी बातें जो मुझे नहीं पता थी, स्पेशली लोगों को भी नहीं पता होंगी कि आप लोग खुद पैसा लगा के इन्वेस्ट करके चीज़ों को करके आए। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो लड़कियां इस तरह से एफर्ट कर रही हैं, अपने मुल्क के नाम के साथ अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रही हैं, और पाकिस्तान का हुस्न जो है उसमें नो डाउट कहीं से भी कोई नमक बराबर भी कमी नहीं है, बल्कि हमारा तो हुस्न पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम बहुत ही ज़्यादा, हमारे पास खूबसूरती चाहे मर्द हो या औरत हो, हसीन तरीन खूबसूरतियाँ हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे रूरल एरियाज़ में खूबसूरती है कि आप सोच नहीं सकते। तो फिर क्यों ना हम इंटरनेशनल लेवल पे उसको कम्पीट करवाएं, नाम रोशन करवाएं। मगर हाँ, ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो फॉलो करनी है, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो उस हिसाब से हम अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेंड के हिसाब से उसको हम फॉलो करें और हम कम्पीट करें और पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। मगर उसमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है जी? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा नाज़रीन। अच्छा एक बात है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, अगर हम किसी से जाकर मिलते हैं ना, तो कंधे झुका कर ऐसे तो ऐसे ढीले होके नॉर्मल होके बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे घर के बेडरूम पे बैठे हो, तो जैसे बात भी सही से कर नहीं पा रहे होते हैं। आप बड़े रिलैक्स होके, एक जो कॉन्फिडेंट शख्स होता है ना, जब किसी से मिलता है ना, तो अगले इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है अपनी पर्सनैलिटी का, एक पावरफुल होने का एहसास दिलाता है, एक समझदार होने का एहसास दिलाता है। उसको ये बताता है कि भाई मैं एक पर्सनालिटी हूँ जिसके पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं, जिसके पास पावर है। और जब भी आप किसी से मिलें, किसी से बात करें, या किसी इंटरव्यू में जाएं, या किसी प्रेजेंटेशन में, या हाई लेवल मीटिंग में आपको कहीं जाना है, अपने किसी ख़ानदान वालों में बैठना है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। प्रोफेसर डॉक्टर अफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, और बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से हम अपनी चेंज कर सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी आवाज़, हमारी बात के साथ मैच नहीं कर रही है। कुछ लोग बोलते कुछ हैं और बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही होती है। और अल्लाह बख्श मेरी अम्मी कहती थी, वो इंसान अच्छा लगता है जिसकी ज़बान उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करे, उसकी टोन उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करे। अफाफ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फिजा? ग्रेट लग रही हैं आज आप, भाई आपसे मजा ज़्यादा दिया। नहीं। यू लुकिंग अमेजिंग। वैसे आप पे Thank साड़ी you. इतनी सूट करती है, मगर जो कलेक्शन जिस तरह से आप उसको कैरी करती हैं, यू लुकिंग मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास थी, अगर वो होती तो वो भी आपको यही कहती। थैंक यू सो मच, यू लुक गुड इन ऑल ड्रेसेस। बहुत और अभी आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही थी ना, तो ऑफ कोर्स बॉडी लैंग्वेज इज़ होल व्हाट वी आर, यानी हमारी कम्युनिकेशन, हमारी थॉट्स एंड बिलीव्स आर द पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। जैसे अभी आपने अपनी वालदा का जिक्र किया कि वो कहती थी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी गुफ्तगू जब मैच करती है तो वही बेस्ट होती है। तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, पीछे जो है वो थॉट्स हैं आपकी। अच्छा, यानी आपकी थॉट्स जो हैं वो आपको बॉडी लैंग्वेज भी दे रही होती हैं और आपकी कम्युनिकेशन भी दे रही होती हैं। सो इट्स ऑल द कम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू फील, अच्छा, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड हाउ यू बिहेव। वाह। दैट्स ऑल डेवलप्स और क्रिएट्स योर बॉडी एक लैंग्वेज। आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, या जो मैं पहनता उड़ता हूँ, जो भी मेरा स्टाइल है मैं कैरी करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और इसके कौन कौन से ऐसे अलग एलिमेंट्स हैं, जो शेड्स हैं, जो इंसान अपनी अलग अलग पोजीशंस पे जो है उसको यूटिलाइज कर सकता है, अपना स्टाइल, अपनी बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ को। अच्छा फिजा, इसमें देखें, अगर मैं सिंपली आपकी एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई देखे तो यू आर परफेक्ट मॉडल बाय योर बॉडी लैंग्वेज। अच्छा,
मतलब आप को देख के कोई भी इंसान ये जज कर सकता है कि आप वाकई में एक मॉडल हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक मॉडल की बॉडी लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करती है। मेरे As कद you और चाल said- की वजह से। हाँ, कद और चाल की वजह से। देखिए नहीं, आप बैठी हैं अभी, हाँ। ठीक है, मेरे बैठने में और आपके बैठने में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, ये सो फर्क है, अच्छा। आपका बैठना, आपका बात करना, आपके हैंड्स की मूवमेंट, योर पोस्चर, योर स्टाइल्स जो आप ऐसे करके लुक देती हैं, हाँ, तस्वीर मैं ये खिंचवाती फिल्म में हैं, बहुत वैसे चलाती ऐसे हूँ, करके देती- बहुत ठीक है। सो चलाती दिस इज हूँ। ऑल, हाँ, यानी अच्छा। आप बिल्कुल मैच करती हैं, यानी आप कुछ भी और ना होती हैं, आप होती तो मॉडल ही होती हैं। अच्छा, पता चल ठीक जाता है, है। आपकी जो ओवरऑल लुक है वो आपको बता रही होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स मैं कुछ और देती हूँ। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में टीच करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मेरे सामने स्टूडेंट्स जब बैठे हुए होते हैं तो मुझे फौरन, जैसे हमें कहते हैं ना, उस्ताद को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और किस तरह से है। तो हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि सिमटी हुई बैठी हुई होती हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो ज़रा पीछे ऐसे करके किसी और के साथ सहारा लेके बैठी हुई हों। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए होते हैं, बड़े एक्टिव बैठे होते हैं, दे आर विद ओपन हैंड्स, दे आर विद गुड आई कॉन्टैक्ट। तो वो नज़र आ रहा होता है, दे वांट टू शो अप, वो नज़र आना चाहते हैं, वो अपनी अपीयरेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम मौजूद हैं। कुछ लोग यूं भी बैठे होते हैं। हाँ, अब ये कि ना, ये बहुत सारे डिफरेंट पोस्टर्स हैं जो हाँ। फौरी तौर पे आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, आपका जो सारा इन्वायरमेंट है वो भी उसके साथ चलता है। हाँ। आप देखें कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स, मतलब ये एक है तो डिफरेंट सी बात, लेकिन जो आप कह लें कि उर्दू मीडियम से पढ़ के आते हैं या थोड़ा सा पब्लिक स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो स्टूडेंट्स आप देखें तो वो, उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो थोड़ा सा शाई फील कर रहे होंगे, दे आर नॉट ओपन। जो थोड़ा इंग्लिश मीडियम्स में या ज़रा बेस्ट पढ़ रहे होते हैं, आप देखें, हम कहते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड दैट सेंस, उनकी उस चीज़ के ऊपर काम हुआ है और उन्होंने वो चीज़ें सीख ली हैं। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, डिस्करेज होने वाली बात नहीं है कि वो स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा सा लोअर स्कूल्स में पढ़े हैं या फिर उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, दे कांट डेवलप देयर बॉडी लैंग्वेज। लेकिन ये मैंने बात इसलिए मेंशन की है कि उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर ये चीज़ कम है और हमें इसको इम्प्रूव करना है। अदर देन दैट, दे आर वेरी गुड ऑन मेरिट्स। वो मेरिट्स पे बहुत अच्छे होते हैं। अब यानी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट्स पे स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करें और वो जो एक शाइनेस वाला सारी चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने, जो कि उनकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सिमिलरली, अगर मैं बहुत सारे एक्टर्स का नाम लूँ तो हमें वो लगता है कि यार ये बंदा और कोई ना होता, ये एक्टर ही होता। हमारे कुछ लीडर्स देख लीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता लगता है कि हाँ, ये लीडर्स ही हैं। हमारी इस टाइम जो CM है, मरीम नवाज ऐसी साहिबा, मरीम जी। आप उन्हें देख लीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इंतहाई कॉन्फिडेंट, उनका वियर करना, उनका वॉक, स्टाइलिंग, ठीक है, उनकी walk, स्टाइलिंग, wearing, उनका ड्रेस, बोलना, उनका बोलना, चुन के अल्फाज का इंतखाब करना, ठीक है, दुपट्टा ठीक करना है तो कैसे I करना like है, her, yeah. ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। ट्रू, ट्रू, सो बहुत अच्छी ये मिसाल सारी दी। चीजें जो है, सेम बेनज़ीर भुट्टो जी भी। हाँ, बेनज़ीर भुट्टो मैं साहिबा देख चाहूंगी लीजिए, उनको भी ख़वातीन mention में आप कीजिए आप, बिल्कुल, please। मतलब शी वाज एन आइकॉन, पता चलता हाँ, था। बिल्कुल, वो पता हाँ। चलता था। अब आप उनकी ड्रेसिंग देखिए कैसी है, सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, यानी आपका पूरा बॉडी इमेज, इसको हम कहते हैं टोटल बॉडी इमेज। हाँ, ठीक है, हमारी उसमें- फाउंडर फातिमा जीना की भी ऐसी होती थी। आप उनके उसके मुताबिक देखिए उसमें कितनी ग्रेस उस थी, जमाने की अगर हम उधर भी जाके बात बिल्कुल, कर लें, उसमें किस कदर ग्रेस थी। वाह। तो ये सारी ख़वातीन या मर्द हजरात जो कि अपने पूरे उसके साथ मौजूद होते हैं, जिसमें कि उनका लिबास भी है, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, उनका बॉडी पोस्चर है, उनके हाथों की मूवमेंट है, ये सब कुछ जो है रिफ्लेक्ट करती है। बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ मॉनिटर होती हैं ये चीज़ें? हाँ, आम तौर पे क्रिमिनोलॉजी में आप देखिए, फौरी तौर पे बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर किया जाता है। जो वो बोल रहा होता है उससे ज़्यादा जो वो नज़र आ रहा होता है उसको। एक बड़ी मशहूर कहावत है और ये कहा जाता है कि पॉइंट आउट दोज थिंग्स, आप सिर्फ उसको फोकस ना करें जो कि कोई कह रहा है कम्युनिकेशन में। यानी कम्युनिकेशन में इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू फोकस व्हाट इज़ नॉट सेड, यानी जो कहा नहीं गया उस पर फोकस करें। वाह वाह। और हम मतलब अक्सर आमतौर पे लफ्ज़ों पे सिर्फ जाते हैं, लेकिन हमें पता लग जाता है कोई बंदा हमारे साथ किस तरह से अच्छा, बात मैं कर आपसे रहा है। एक बात अब ऐसी- कैसे है, यानी आप बात कर रहे हैं, मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं है, ठीक है, मैं इधर उधर देखूंगा, मेरी कुछ लोग नहीं देख के बात करते, फिर हाँ, वो बात नहीं करते ना। इसका मतलब ये है कि या तो अगर तो उनकी एक हैबिट ऐसी, इसका मतलब है कि वो उनका कोई हैबिट में भी हो हाँ, सकता है। मतलब हो सकता है। अच्छा। लेकिन मोस्टली वो लोग भी जो देख के बात नहीं करते, जिन लोगों के साथ वो बहुत कंफर्टेबल है, हो नहीं सकता कि वो उनके साथ देख के बात नहीं करते। ओके। तो ये आपका कंफर्ट लेवल शो करता है कि आप किसी के साथ आप उसका आई कांटेक्ट दे के बात करते हैं, आपके शोल्डर्स उसकी तरफ किस तरह से लीन्ड है या नहीं है, आपकी बॉडी टोन उसके साथ लीन्ड है या नहीं लीन्ड है, ठीक है।
तो 3-4 चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल भी रखना चाहिए जब आप किसी किसी इंटरव्यू में जाते हैं आप और इंटरव्यू में फोकस करते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान आप कैसी चीज़ें जो है वो करें। सबसे पहले आपकी एंट्रेंस, आप जब अच्छा, एंटर इसको होते हैं डिटेल में कमरे डिस्कस करते हैं, मगर मैं चाह रही हूँ एग्जीक्यूटिव से पहले हम एक वो पहलू डिस्कस जरूर करें जब लड़की को देखने के लिए आते हैं या फिर लड़के को भी देखने के लिए लड़की वाले घर पे आते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। इस से मैं भी गुजरी उस मरहले से, हर लड़की गुजरती है, भले हम जितना भी फोर्स कर लेना कि भाई ये नहीं होना, लड़की आजकल का दौर ऐसा नहीं है, बस फैमिली वगैरह ऐसे देखें और यूं गुजरना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। फैमिली आती जरूर है एक बार मिलने लड़की को, और लड़के को भी देखने के लिए लड़की वाले जाते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। आफाफ मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, अब हम बॉडी लैंग्वेज पे बात कर रहे थे, मगर वो जो रिश्ते वाली बात है उस पर हम चाहेंगे ज़रा आप फोकस कर लें कि जब लड़की को देखने के लिए आते हैं, ठीक है, या फिर लड़के को देखने के लिए जब लड़की वाले जाते हैं, तो उनके अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? अच्छा फ़िज़ा, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आम तौर पे हमारे जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग फेक करते हैं, यानी जो आप नेचुरली होते हैं वो आप प्रेजेंट नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि आप चाहे किसी भी तरह से किसी एक्सटर्नल पर्सन से मिल रहे हैं, अगर ख़ास तौर पे जब रिश्ते के हवाले से मिल रहे हैं या किसी जॉब के हवाले से मिल रहे हैं, सो ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। जो आप हैं वैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जब आप फॉर्मेलिटीज़ में जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने जो मुझे पसंद नहीं है वो रंग पहना। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ लड़कियाँ क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि वो पूछती हैं कि जो लड़के वाले हैं उनको कैसा लिबास पसंद है, उनको रंग कौन सा पसंद है। तो हमेशा वो रंग पहने जो आपको अपने अंदर अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, वो रंग आप पहनेंगे, आप हमेशा उसमें अच्छे लगेंगे। वो लिबास का स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर लॉन्ग शर्ट सूट करती है तो नेवर गो फॉर द शॉर्ट वंस। अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट शर्ट में अच्छे लगते हैं तो आप हमेशा शॉर्ट शर्ट पहने। अच्छा, ठीक है। जब हम ये फेक करना शुरू करते हैं ना कि हम दूसरों की पसंद या ट्रेंड्स के ऊपर जाके वियर करना शुरू करते हैं, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस वो नहीं आता कभी भी। तो वो रंग जो आपको पसंद है वो पहने, वो बाल जो आपको अच्छे लगते हैं कि ये बाल मुझे सूट करेंगे या ये दुपट्टा मुझे इस तरह से लेना सूट करता है, वो पहने। बहुत ज़्यादा फेक लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप बिल्कुल अपना नॉर्मल कैजुअल वे में जिस तरह से आप बात करते हैं वो करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम इंप्रेशन डालने के लिए, हमारे यहाँ पे एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में बड़ा मसला है कि हम इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं कि जी हम ज़रा इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे ना तो ये हमारा बड़ा कोई अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा है और ऐसे। देखिए, इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप ज़रूर बात करें। अच्छा, अदरवाइज़ ये बात करना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर आपकी वो लैंग्वेज ही नहीं है, आप आमतौर पे वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। सो जितना आप रियल और जेन्युइन होंगे उतना ही आपका बॉडी और आपका फेस कॉन्फिडेंट नज़र आएगा। अदरवाइज़ क्या है। अच्छा, लड़कों के बाल बहुत जल्दी गिर जाते हैं मोस्टली। अब उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, या लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं वेट करें, या तो मैं बाल पहले लगवा लूँ या फिर मैं कोई ऐसे विग बना लूँ फिर मैं जाऊँगा। तो वो एक फेक और झूठ तो है लड़की वालों से ये छुपाना। देखिए, बुराई तो कोई नहीं है, मगर हो सकता है कि उनको नहीं पसंद कि मेरी बेटी का जो मियाँ है वो बन जाओ, ठीक है, वो बाकी अच्छाइयाँ ज़्यादा नोटिस ना करें, वो ये चीज़ ज़्यादा नोटिस करें। तो अगर बता दिया जाता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं मगर है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, बुराई नहीं देखिए, आप अगर आज विग लगा के जा रहे हैं और नेक्स्ट डे आपके सर पे विग ना हो तो फिर क्या आप एक्सेप्टेबल होंगे? फिर हाँ जी, फिर क्या होगा? या कोई पगड़ी हो एकदम से उतारे साथ विग उतर जाए शादी के टाइम पे, फिर क्या करेंगे किसी रस्म में? मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं हमारे, इसीलिए रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा देर कंफर्टेबली नहीं चलते। चलाने तो पड़ते हैं लेकिन उनके अंदर वो कंफर्ट लेवल नहीं होता, क्योंकि आपने झूठ बोले हुए होते हैं, आपने झूठ दिखाया हुआ होता है। सो आप बिल्कुल वही रहें जो आप हैं। अगर आपको कोई पसंद करेगा तो वो उसी हालत में पसंद कर लेगा, और अगर नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। आखिरी टिप, लड़की कैसे जज करे कि जिनकी तरफ मैं शादी करके जाने वाली हूँ, ये ससुराल वाले जो मुझे देखना है ये अच्छे हैं? क्या पॉइंट्स वो क्या नोट करें? बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ओके, ठीक है, यानी आप ये देखें कि वो आपके साथ बैठे हुए किस तरह कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगर तो वो उनके हाथों की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा यानी ऐसे कन्फाइंड हैं, ऐसे करके सिमट के बैठा हुआ है, कोई हाथ होल्ड करके बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि वो रिजर्व्ड है। इफ़ दे आर विद ओपन हैंड्स, इफ़ दे आर सिटिंग लाइक दिस, कि आप वो बात कर रहे हैं और कंफर्टेबल हैं, तो वो एक क्लियर साइन है। दूसरा, आप ये देखेंगे क्या वो बात करते हुए बहुत ज़्यादा ऐसे नाक को छेड़ना या गालों को छेड़ना, यानी वो सब ये आप समझेंगे वो ठीक बात नहीं कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इस बात के दौरान जो है वो झूठ बात चल रही है, ठीक है। तीसरी बात जो है ना वो आई कांटेक्ट। अगर आई कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग है
तो आप समझेंगे ये बात भी वो ठीक नहीं कर रहे, दिस इज़ नॉट ट्रू। सो Thank दिस आर you, फ्यू द बहुत साइंस। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया, मगर ये वो टॉपिक है मुझे लगता है इसमें, क्योंकि हमें बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा इस टॉपिक पे, हमने फिर एक और शो करना है, ठीक है फाफ? चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा में और भी बहुत कुछ है, कल ज़रूर हमसे हमारे साथ हमें ज्वाइन कीजिए, बाय बाय।